कम्स द पाथ ऑफ सक्सेस। लास्ट वीडियो हम लोगों ने जो मैथ्स का स्टार्ट किया था उसमें लेखपाल का मैथ्स का वीडियो जो मैंने अपलोड किया हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने किसकी बात की थी? ट्रायंगल्स की। ठीक है, ट्रायंगल्स, त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने बेसिक जानकारी पढ़ी थी। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मीन्स त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, और बेसिक चीजें कि तीनों कोणों का योग कितना होता है और कौन सी भुजा किसमें बराबर होती है किसमें नहीं बराबर होती, इतना सब कुछ हमने बेसिक जानकारी ले ली थी। अब हम आगे थोड़ा उससे बढ़ते हैं त्रिभुज में। अब उससे आगे हम आज पढ़ेंगे त्रिभुज में बाह्यता कोण, जिसको इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। एक्सटीरियर एंगल जो है सिर्फ त्रिभुज में नहीं है, हर जगह अप्लाई होता है। चतुर्भुज में भी लगता है, पंचभुज में भी लगता है, लेकिन त्रिभुज में किस तरह से अप्लाई होगा और त्रिभुज में उसका क्या रोल होता है और किस तरह से हमको यूज करना है और कौन सी प्रमेय वहां पर हेल्प कर सकती है, कौन सा फार्मूला बेस्ट रहेगा, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि ये त्रिभुज है, ठीक है। अब त्रिभुज में हमने ये रेखा ज्यादा दी हुई है और यहाँ पर एक कोण बना हुआ है। इस कोण को बाह्यता कोण बोलते हैं, अधिक कोण नहीं, बाह्यता कोण। ठीक है, अधिक भी हो सकता है, 90 से 180 के बीच वाले को अधिक कोण बोलते हैं। तो ये बाह्यता कोण हुआ इस त्रिभुज के लिए। तो एक चीज याद रखना ये तुम लोग कि जैसे एक रेखा दिया गया तो इस तरह इसको बोलते हैं रैखिक युग्म के एक कोण बोलते हैं, कि मतलब ऐसा युग्म जिसको जोड़े तो 180 बन जाए, एक रेखा बन जाए। ठीक है, 180 का कोण क्या होता है कि स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ये दो कोण है तो दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 बनेगा। तो अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर ये 30 दिया है तो ये 150 होगा। इसमें ज्यादा आपको विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही अगर ये कोण हमको ज्ञात है, सपोज मान लीजिए ये कोण 60 है, तो ये 120 होगा। बात खत्म, कोई नया कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको ये कोण ना दे करके ये और ये दे देता है 70 और 50, तब हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप सबसे पहले इस कोण का मान ज्ञात करते हैं। कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180 कोण, 180 डिग्री। दो कोण कितने कितने दिए हैं? 50 और 70, टोटल कितना हुआ? 120। चाहिए कितना? 180, मतलब कितना कम है? 60। तो ये 60 हो गया। अब फिर से उसी तरह कर सकते हैं। जैसे दो तरीके समझ में आया ना आप लोगों को? पहला कि अगर ये कोण दिया गया है तो आप उसको 180 से माइनस करके निकाल सकते हैं, और दूसरा कि अगर दो कोण दिए गए हैं तो उनसे पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसकी मदद से आप ये कोण ज्ञात कीजिए और फिर 180 से माइनस कर दीजिए, ये हो गया। लेकिन एक और आसान तरीका है, अगर आपने ध्यान दिया हो, ये 50 और ये 70 दोनों को जोड़े कितना? 120 बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है त्रिभुज में कि जो बाह्यता कोण होता है, ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट एंगल्स का सम होता है। जो विपरीत कोण होते हैं उनका योग, उनके योग के बराबर होता है। जैसे ये कोण है तो बाह्यता है, तो अब ये एंगल नहीं लोगे आप ये कोण और ये कोण लोगे, मतलब x और y का सम ये बनेगा। ऐसे अगर मैं दूसरा त्रिभुज बनाऊं और उसमें मान लीजिए ये जैसे दिया गया ये, तो ये जो बाह्यता कोण होगा ये इसके और इसके योग के बराबर होगा। जैसे ये a है, ये b है, तो ये a प्लस b होगा। ठीक है, ये बाह्यता कोण a और b के बराबर होगा। तो इस तरह से आप ये फार्मूला समझो, ये जो भी आप समझने की कोशिश करो कि अगर दो अपोजिट कोण दिए गए, विपरीत कोण दिए गए, तो दोनों का जोड़ उसके बाह्यता कोण के योग के बराबर होता है। त्रिभुज में ये तरीका होता है। ठीक है, बस ये याद रहे कि ये कोण नहीं लेना। अगर ये दिया गया तो बाह्यता कोण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सीधे 180 से माइनस कर दो, काम खत्म। ठीक है, विपरीत कोण लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी क्या है कि हम प्रैक्टिकली थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कि जैसे कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, और इस टॉपिक का मतलब बाह्यता कोण से संबंधित। ठीक है, बाह्यता कोण से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, फिर शायद आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से सॉल्व करना है और कम से कम टाइम में भी। ये दो प्रश्न हैं, दो प्रश्न आप देख सकते हो। पहला प्रश्न क्या है? एक चित्र दिया गया, डायग्राम दिया है और उसमें बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमको बताना है x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। और ऐसा ही दूसरा भी कुछ क्वेश्चन है, उसमें एक डायग्राम दिया गया है, इसमें कंडीशन भी दे दी गई है कि अगर AB और BC बराबर हैं तब x का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। पहले वाले में x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब ये भी बाह्यता कोण है, ये भी बाह्यता कोण है, ये भी बाह्यता कोण है। ठीक है, तो जो हमने तरीका बताया था उसको फॉलो करते हैं। x किसके बराबर होगा? देखो, ये बाह्यता कोण इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, मतलब 50 प्लस 60, टोटल
110 डिग्री। कितना आ गया x। अब y बताते हैं। y के लिए आप 50 और 70 को जोड़ दीजिए। इसके विपरीत कौन 50 और 70 ही है, तो 50 और 70 कितना हो गया 120। अब z के लिए 70 और 60 को कर देते हैं। 70 और 60 टोटल कितना हो गया 130। हमको तीनों पता करना है, तीनों का जोड़। तो तीनों को आप जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया 6 1 2 360 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसका, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमने कुछ नया नहीं यूज किया है, वही कॉन्सेप्ट है कि जो इसका बाह्यता कोण है वो विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में कि अगर तीनों बाह्यता कोण है, जैसे इस देख सकते हो पहला जो क्वेश्चन है इसमें तीनों बाह्यता कोण, इधर भी बाह्यता कोण, इधर भी बाह्यता कोण, इधर भी बाह्यता कोण, तीनों में बाह्यता कोण पूछा है, तीनों में एक्सटीरियर एंगल पूछा है। तो इसका सम पूछ रहा है हमसे, इसका जोड़ पूछ रहा है, तीनों बाह्यता कोण का योग। तो अगर इसमें वैल्यू ना भी दे रखी होती, मान ना भी दिया होता, तो भी आप याद कर लीजिए तीनों बाह्यता कोण का योग 360 डिग्री ही होता है। आप वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप हर एक कोण को दो बार यूज कर रहे हो। एक बार आपने ये लिए, फिर एक बार ये, फिर एक बार ये, तो हर एक कोण को आपने दो बार यूज किया। और एक एक बार अगर हम तीनों कोणों को जोड़े तो कितना बनता है 180। और जब दो बार जोड़ दोगे तीनों कोणों को तो कितना बन गया 360। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई बार इसमें मान नहीं भी दिया रहता है, जैसे कि मैं इसमें 70 50 60 डिग्री मान दिया गया, कई क्वेश्चन में मान नहीं दिया रहता, तभी हम कैसे फाइंड करेंगे। तो याद रहे मान दिया हो या ना दिया हो 360 ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर दे रखी है ए बी और बी सी, तो x का मान बताओ। और इधर ये कोण बना हुआ है, समकोण का चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। याद रहे किसी भी त्रिभुज में अगर इस तरह बना है तो वो समकोण त्रिभुज होता है, मतलब 90 डिग्री का मान है ये। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं और इसमें ये कोण इसका समकोण है। तो हमसे बोल रहा है x का मान बताओ और वो 30 डिग्री भी दिया गया है। अब x का मान बताना। अब आप समझो, देखो मैं कोशिश ज्यादा से ज्यादा यही करिए आप कि बिना पेन कॉपी के यूज के ही सॉल्व करना पड़े हमें। ठीक है, जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम आप पेन पेपर यूज कीजिए। ठीक है, और ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता हूं कि सारे क्वेश्चन बिना पेन पेपर के सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिए। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 हो गया। अब एक 90 हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। एक हो गया 90, बाकी कितना बचा 90 बचा ना। 90 में बोला कि ये दो कोण है, ये तो कोण पता नहीं लेकिन ये तो भुजाएं बराबर है। तो अगर दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। ये समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर। इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके कोण भी बराबर होंगे। तो इनके जब दो कोण बराबर होंगे तो दोनों आधे आधे हो जाएंगे। मतलब कितना बचा था 90 बचा था, तो 90 को अगर आप आधा आधा करोगे कितना हो जाएगा 45। ये भी 45, ये भी 45। अब हमें चाहिए x का मान। तो अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर कोई मान नहीं है, सपोज हम m कर लेते हैं। अगर आप ध्यान दो तो ए एम बी क्या है, ये त्रिभुज है। और ए एम बी के लिए ये x कोण जो है, ये x का जो एंगल दिया गया है, ये बाह्यता कोण का काम करेगा, एक्सटीरियर एंगल का। तो ये बाह्यता कोण किसका, इसके और इधर इसके दोनों के जोड़ के बराबर होगा। और ये हमने कितना बताया था 45 प्लस 30 ये आ गया 75, ये हो गया इसका सही आंसर। लेकिन अभी हम देखें कई लोगों को आ गया होगा, कई तो नहीं भी समझ में आया, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। अभी आप सीख रहे हो तो पेन कॉपी यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करो तो मेरी सलाह यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप पेन कॉपी मत यूज करो। ठीक है, पेन पेपर जितना कम हो सके उतना यूज करते हैं। तो देखो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं ए बी बराबर बी सी है, तो इसके ये दो कोण बराबर होंगे, कोण ए और कोण सी बराबर होंगे। अब बी उसका कितना दिया गया, बी कोण 90 है। तो ए और सी, ए बी सी तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा 180। तो ए प्लस सी और बी कितना है 90 उधर माइनस हो जाएगा। अब ये ए और सी का जोड़ कितना आ गया 90 आ गया, और ए और सी दोनों बराबर हैं, तो आप सी की जगह पर ए कर दीजिए। कितने हो गए, एंगल ए दो बार हो गया, तो एक एंगल ए का मान कितना हो जाएगा 45। और जब एक 45 तो अगला भी 45।
और मैंने बताया था बाह्य कोण विपरीत दो कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब 45 और 30, तो ये हो जाएगा 75। तो इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन 75 डिग्री। ठीक है, अभी हम और भी प्रश्नों का इस तरह से हल करा देंगे, और ये प्रश्न जो इससे संबंधित होंगे बाह्य कोण के, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जब हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, अगर डिमांड लगेगी, लगता है बच्चों को नहीं समझ में आया है या किसी को कोई समस्या है नहीं समझ में आ रहा, तो हम फिर से बाह्य कोण से संबंधित एक दो क्वेश्चन और देख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हैं। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे कि जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, या क्षेत्रफल या कोण सब एक साथ दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्षेत्रफल को समझते हैं क्या होता है। क्षेत्रफल का मतलब तो आप जानते ही होंगे। क्षेत्रफल का मतलब, जैसे अब अगर मैं बात करूं, जैसे बोर्ड है तो इस बोर्ड का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब ये बोर्ड अगर आप ध्यान दो तो ये आयत के आकार का है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इस ये भुजा की माप, ये भुजा की माप, दोनों का गुणा कर दीजिए तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल का मतलब ये है कि इसमें कितना ये स्पेस है इधर। ठीक है, मतलब कितना इसमें एरिया कवर कर रहा है, जैसे भी आप समझ कोशिश करिए। ठीक है, जैसे ये दीवार है तो दीवार का भी क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल के लिए सिर्फ दो भुजाओं की जरूरत होती है, दो विमाओं की। ठीक है, या लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ऊंचाई की जरूरत आयतन में पड़ती है। तो अभी हम क्षेत्रफल बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कह सकते हो आप फॉर्मूला है, जो ज्यादातर लोग जानते भी होंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन वो कहां अप्लाई होता है वो भी समझते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे आप ये याद रखिएगा, जिसमें मैंने क्या बताया, 1/2 आधार और ऊंचाई। आधार तो आप त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, आप कोई भी भुजा ले सकते हो। आधार कोई भी भुजा मान सकते हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि आप ये भुजा नहीं मान सकते, नहीं मान सकते, ऐसा कोई नहीं है, आप कोई भुजा मान सकते हो। लेकिन अगर आप ये भुजा मान रहे हो तो ऊंचाई ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, और ऊंचाई का मतलब होता है जिसको इंग्लिश में अल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर जिन लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में तो आपने पढ़ा होगा, अल्टीट्यूड बोलते हैं। अब अल्टीट्यूड लंब बोलते हैं इसको। ठीक है, वो 90 डिग्री पर होता है, तो इसको बोलते हैं ऊंचाई। और 90 डिग्री से संबंधित एक त्रिभुज होता है, ये इधर समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 है। तो इस पे आप ऊंचाई ये मान सकते हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 90 डिग्री बना हुआ है। आधार जब अगर आप ये ऊंचाई मान रहे हो तो फिर आपको आधार यही मानना पड़ेगा, फिर आप ये नहीं मान सकते। ठीक है, और अगर आप ये आधार मानते हो तो फिर ऐसे यहाँ पर एक 90 डिग्री पर एक परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड या हिंदी में बोले लंब या ऊंचाई, जो भी आप समझे जिस भाषा में, तो ये होना चाहिए, तब आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो इस फॉर्मूले से, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अगर सिंपल सा तरीका, आधार दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है 20, ऊंचाई कितनी है 15। इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से कर दो 10 बार में कट जाएगा, और 10 को 50 से गुणा कर दो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार था, इसलिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए। मिलीमीटर हो तो मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि जो क्षेत्रफल का मात्रक होगा, यूनिट होगा, वो स्क्वायर यूनिट होगा। मतलब यूनिट का सेंस स्क्वायर, जैसे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो भी होगा उसमें स्क्वायर लगा देना, लेकिन दोनों सेम भी होने चाहिए। अलग अलग है तो सबसे पहला काम आपका यही है कि दोनों को सेम करिए। ठीक है, ऐसे मत परेशान रहिए कि आप सॉल्व कर रहे हो, देख रहे हैं कि ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मेरे हिसाब से ये है कि दोनों को पहले बराबर करिए और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो अगर आधार और ऊंचाई दे रखी है, या तो डायग्राम बना हुआ है तो उसमें गिवन है, और या तो क्वेश्चन में मेंशन है कि त्रिभुज का इतना आधार दिया गया, इतना ऊंचाई दे रखी है, आप सिंपल से फॉर्मूले से लगा सकते हो। ठीक है, कई बार क्या होता है, क्षेत्रफल दिया होता है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, और इसका आधार जो है 40 मीटर दिया गया है। अब आपको ऊंचाई पता करनी है,
मतलब केस जो है ये उल्टा हो गया। क्षेत्रफल अभी तक हम ज्ञात करते थे, क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है, आपको इसमें बताना है कि ऊंचाई कितनी होगी। तो मैंने फॉर्मूला बताया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। 1/2 आधार कितना है 40, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है और क्षेत्रफल है 200। इसको काट देते हैं, कितना हो जाएगा 20, और हाइट कितना हो जाएगा 200। अब ये गुणे में था, इधर भाग में आ जाएगा, कट कर दो तो कितना हो गया 10। ठीक है, तो इसका मतलब ऊंचाई कितनी रही होगी 10 मीटर। ठीक, अब एक बात और समझिए, मैंने फिर वही चीज बोल रहा हूं कि जितना कम से कम हो सके उतना पेन पेपर यूज करने का ही हमें यही टारगेट लेके चलना है। अब जैसे इस क्वेश्चन को था, ये मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए बेसिक कैलकुलेशन की। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट यही रहता है कि सर हमें बेसिक नहीं सीखना है, हमको 9th 10th का एग्जाम नहीं देना है, हमको डायरेक्ट क्वेश्चन जो आएंगे उन पर टिक लगाना है और कुछ इस तरह के बताइए कि क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाए। तो याद रखिए, कोई सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई ऐसी छड़ी नहीं है कि आप घुमाओ तो सीधे जो है आंसर पा जाओ। थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कौन सी ट्रिक कहां पर यूज करनी, ये भी वही आइडिया लगा सकता है जिसको थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी हो। अभी मैं मल्टीप्लाई था, अभी यहाँ 20 माइनस कर देता 180 हो जाता। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे फॉलो भी कर देते, लेकिन आप ये समझो जिसको पता है कि मल्टीप्लाई होने के बाद इधर डिवाइड होता है, इधर गुणे में हो तो इधर भाग में आता है, वो नहीं यूज करेगा क्योंकि उसको पता है कि ये गलत है। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ चीजें आप समझो, डायरेक्ट मत ट्रिक की तरफ भागो, लेकिन यदि आप थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी है तो ट्रिक अपने आप से आप बनाना सीख जाओगे। अभी जैसे इस क्वेश्चन को हम ट्रिक की मदद से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई एक हिंट मैं आपको देता हूं कि मैं समझाता हूं इसको कि देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक की मदद से। ट्रिक इसका यह है कि अगर कभी भी त्रिभुज में क्षेत्रफल दिया गया है और आधार या ऊंचाई में से कोई एक भुजा दे रखी, चाहे वो आधार हो चाहे ऊंचाई हो, तो आपको ये याद रखना है जो क्षेत्रफल दिया होगा उसको 2 से गुणा करके उससे भाग कर देना। अगर आधार दिया गया तो आधार से भाग कर दो, और अगर ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई से भाग कर दो। ऊंचाई से भाग करोगे तो आपको आधार मिलेगा, आधार से भाग करोगे तो आपको ऊंचाई मिलेगी। अब इसमें करते हैं, 200 था उसका दुगना करो 400, 400 को 40 से भाग कर दो 10। ठीक है, आपको भी यही चीज यूज करना है, ये नहीं करना है, लेकिन इसका भी पता होना चाहिए। फिर वही मैं चीज कह रहा हूं। ठीक है, अभी अगर 10 दिया होता, मान लो ऊंचाई दे रखी होती हमको पता करना, तो फिर मैं बोलता हूं इसका दुगना करो, 200 का दुगना 400, 400 को 10 से भाग करो 40, आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लगा सकते हैं और ऐसे ही लगाइए आप लोग, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसका एटलीस्ट जानकारी रखिए। ये मत सोचिए कि ये हमारे मतलब का नहीं है, ये बेकार है, इसको स्किप करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ये समझो आपके हर चीज मतलब का है। ठीक है, अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी भी है तो आप दोबारा पढ़ लोगे तो नुकसान नहीं है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको तो फिर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो अब हम ये मैंने बताया कि अगर क्षेत्रफल दिया गया है और आपको आधार या ऊंचाई में से कोई एक ज्ञात करना है तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। क्या कि दो क्षेत्रफल का दुगना करके ऊंचाई से भाग कर दो, या आधार दिया हो तो आधार से भाग कर दो। अब बात करते हैं कि अगर ये फॉर्मूला ही नहीं लग रहा है, ये फॉर्मूला नहीं लग रहा मतलब कि ऊंचाई दे ही नहीं रखी है, तो अब क्या करें, और क्षेत्रफल भी हमसे पूछ रहा है, ये बड़ी समस्या है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये एक लौता फॉर्मूला नहीं है, और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो अब हम दूसरा बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। अगर कोई समबाहु त्रिभुज दिया गया है, याद रखना ये जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज में ही लगेगा, आप हर जगह फिट करने का कॉन्सेप्ट मत यूज करिएगा। जो चीज जहां के लिए है, जैसे अब समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं तो ये उसी में लगेगा। उस त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज का क्या कंडीशन था कि उसकी तीन भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तो ये उसी त्रिभुज में लगेगा जिस त्रिभुज में क्वेश्चन में दिया गया हो कि समबाहु त्रिभुज है, या लिखा हो कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं या तीनों कोण बराबर है, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, बेसिक चीज मैं ये बताता हूं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, कई लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड जो होता है वो अंश में होता है, ऊपर न्यूमरेटर में। ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व करते फिर समझते हैं कैसे है। अगर कोई समबाहु त्रिभुज दिया गया है जैसे ये, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, कोई भी एक भुजा की माप दे रखी है, जैसे ये 20 सेंटीमीटर हो गया,
ये 60 सेंटीमीटर हो गया। तीनों में से कोई भी एक ही भुजा की देगा। पहली बात तो आप ये समझो तीनों भुजा की नहीं देगा, क्योंकि प्रश्न बनाने वाला भी जानता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीन जगह नहीं लिखेगा। एक बार 20 सेंटीमीटर हो गया तो आपको इतना तुरंत आइडिया लग जाना चाहिए कि तीनों भुजाएं इसकी 20-20 होंगी। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने बताया, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर बोल सकते हो आप। तो √3/4 और 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। 400 को 4 से कट कर दिया 100 और √3 का मान कितना होता है। देखो आप कोई भी एग्जाम दो, छोटी चीजें आपको जरूर आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रही तो सीखते चलो, आप हर एक वीडियो से सीखते चलोगे तो आपको धीरे धीरे सब आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये √3 है तो √3 का मान आप याद कर लो 1.732 होता है, √2 का मान 1.414 होता है, √5 का मान 2.236 होता है, ठीक है। ये तीन मान होते तो बहुत सारे हैं, 7 हो गया, 10 हो गया, लेकिन सब नहीं याद करने। ज्यादातर जो पूछे जाते हैं √2 √3 का मान, ठीक। पूछे क्या जाते हैं, हो सकता है जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बीच में आगे डिस्टर्ब करने, बात समझ रहे हो। तो इस तरह से ये तीन चीजें आपको, इन तीनों के मान आपको पता होने चाहिए। कई बार प्रश्न में दिया होता है लेकिन नहीं दिया है तो कैसे करेंगे। √3 आ गया, अब √3 का मान रख दो 1.732। याद रहे जब आप गुणा करोगे इधर जीरो कितने हैं 2, यहां पर दशमलव लगाए, डेसिमल यहाँ है, तो ये क्या होगा 2 स्थान आगे चला जाएगा, 2 प्लेस आगे आ जाएगा। मतलब ये जो 1.732 था ये हो जाएगा 173.2, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और ये डिपेंड करता है, फुल्ली डिपेंड करता है ऑप्शन पे। ऑप्शन पे देखो, ऑप्शन में यही फायदा होता है हमारा, जैसे कि अभी कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया तो आपको पूरा सॉल्व करना है, जैसे मैंने किया। तो अभी हम देखो बताते हैं कि अगर ऑप्शन दिए रहते हैं, इन सभी एग्जामों में जितनी प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती है ज्यादातर सभी में एक ऑप्शन दिए रहते हैं, विकल्प। तो विकल्प का प्रयोग करके अगर हम सॉल्व करें तो बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाता है। अभी इसके पहले जो मैंने 1/2 आधारभूत ऊंचाई वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर उसी में आधारभूत ऊंचाई दिया होता या ऑप्शन दिया होता तो वहां पर भी हम कोई ना कोई पहले एक विकल्प चुनते, फिर दूसरा चुनते, तीसरा कोई ना कोई तुरंत आंसर आ जाता है। तो जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें, अभी ये क्वेश्चन दिया होता और इसमें विकल्प दिए होते, विकल्प किस रूप में दिए गए सबसे पहले उस पर भी नजर डालनी होती है। विकल्प में अगर इस तरह दिए गए, जैसे जो ऑप्शन है 100√3, 200√3, 10√3 एंड 20√3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में सभी, और हमको बताना कौन सा सही ऑप्शन है। तब हम √3 का मान क्यों रख के समय बर्बाद करेंगे, सीधे पहला ऑप्शन सही। और अगर दशमलव में दिए गए हैं, जैसे 100, ये 1732 और 1.732, ये 17.32, ये 173.2, ऐसे ऑप्शन दिए गए, तब हमारा अंतिम ऑप्शन सही होगा। तो ये भी निर्भर करता है कि विकल्प क्या दिए गए, तो विकल्प पे भी आप नजर डालिए ऑप्शन में, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो ये था, आपको समझ में आ गया होगा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। या फिर बस इतना ही समझिए, आप ज्यादा डेसिमल में जाएंगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो। तो ये फॉर्मूला है। और सिंपल अगर और किसी त्रिभुज में लंबाई और क्या नाम है आधार और ऊंचाई दे रखी है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाएंगे। तो ये दो समझ में आ गया होगा। अब इन दो फॉर्मूले से संबंधित जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित एक दो प्रश्न सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पर। ये 3 प्रश्न है, पढ़ते हैं तीनों प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब एक त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दोनों दे रखा है, तो हमने बताया था कि अगर आधार ऊंचाई दोनों दे रखा है तो फॉर्मूला क्या है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, मतलब आधार ऊंचाई दोनों का गुणा करके 2 से भाग। तो आधार कितना है 15, ऊंचाई कितना है 8, दोनों का गुणा करिए 15 8 कितना हो गया 120, और 120 का आधा कर दीजिए, कितना होता है 120 का आधा 60। सॉरी ये डिग्री में लिख दिया मैंने, क्षेत्रफल है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा,
ठीक है, तो कितना आ गया, पहला ऑप्शन सही, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से समझ लेते हैं, फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार इंटू ऊंचाई दोनों का गुणा करिए, 15 और 8 कितना होगा 120, और उसका आधा कर दीजिए 60, तो पहला ऑप्शन हो गया 60। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समद्विबाहु भी है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया, समकोण जिसका एक कोण 90 होता है, और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो वो तो किसी बराबर ही नहीं होगी, तो इसमें ये दो भुजाएं बराबर होंगी। 1250 मीटर स्क्वायर दिया गया, ऊंचाई का मान कितना होगा, ऊंचाई का मान। अभी देखिए, अभी जो मैंने ऑप्शन जो आपको एग्जांपल में समझाया था, उसमें तो या तो धार दे रखा हुआ था या तो ऊंचाई दे रखी हुई थी, है ना, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह का अगर कोई कंडीशन बन जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने तरीका क्या बताया था कि 2 गुणे क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल का दुगना, अगर आधार दिया तो आधार से भाग, ऊंचाई दिया तो ऊंचाई से भाग, ठीक। लेकिन अगर दोनों में से कोई नहीं दिया गया तो आप ये याद रखिएगा, क्षेत्रफल का दुगना तो आपको करना ही करना है, जो क्षेत्रफल दिया गया है उसका आप दुगना करिए और उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, उसका वर्गमूल स्क्वायर रूट, तो वही आधार होगा, वही ऊंचाई होगी, क्योंकि दोनों ही बराबर होंगे इस त्रिभुज में। तो अभी क्षेत्रफल कितना दिया है 1250, उसका दुगना करिए 2500, 1200 का दुगना 2400, 50 का दुगना 100, 2400 और 100 2500, तो ये हो गया इसका दुगना 2500, और 2500 2500 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले वर्गमूल वगैरह सीखने पड़ेंगे, वो भी हम बता देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप पहले से तैयार रहिए। तो 2500 किसका वर्ग होता है, 2550 का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी क्षेत्रफल दिया गया है उसका आप दुगना करिए, दुगना करने के बाद उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 1250 का दुगना 2500 और उसका वर्ग निकाल लीजिए, कितना हो गया 50, ठीक है। 50 को आप 2 बार गुणा करें 2500 मिल जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऊंचाई कितना, ऊंचाई का मान होगा 50, ठीक है। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न, ये क्या लिखा है, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। अब देखिए मैंने बताया था जब क्षेत्रफल स्टार्ट कर रहे थे तो कई बार डायरेक्टली नहीं पूछ लेता आपसे, जैसे पहला क्वेश्चन था उसमें डायरेक्टली आधार ऊंचाई दे रखा है, आप सिंपल फार्मूला लगाइए आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा उसने प्रश्न को घुमा दिया, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है तब क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप समझो कौन सा त्रिभुज दे रखा है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब 3 बराबर पार्ट में डिवाइड होता है। और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, ठीक है। तो तीनों भुजाओं का जोड़ कितना दिया गया 180। तो आप जरा ये मुझे ये बताएं कि तीनों अलग अलग कितने कितने के होंगे। 3 बराबर पार्टों में अगर हम 180 को भाग करेंगे तो कितना कितना बनेगा, 180 को अगर हम 3 बराबर पार्ट में भाग करेंगे तो वो 60 60 60 बनेगा, है ना, 60 60 120, 120 और 60 180। तो 3 अलग अलग जो बनेंगे वो 60 60 60 बनेगा, ठीक है, 180 बन जाएगा। तो मतलब भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी बनी 60। अब हमें उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 यहां लिख देते हैं, √3/4 और भुजा कितनी है 60, ठीक है। या तो आप 60 का स्क्वायर कर दीजिए, नहीं आता है, ये आपके पास नहीं टाइम है तो 60 × 60 लिख दीजिए। अब इसको भाग कर दीजिए 4 से, कितना हो गया 15, 15 को 6 से गुणा कर दीजिए, 15 6 90 और ये 0 भी लगा दीजिए, 900 और √3। देखो मैंने बताया विकल्प जो है सब √3 दिए गए, तो √3 का मान रखने की कोई जरूरत नहीं, तो 900 √3 सेकंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। याद, अगर आपको स्क्वायर निकालना आता था, मतलब कि अगर आपके पास टाइम है 60 का वर्ग करने का, टाइम तो ऐसे किसी के पास भी ज्यादा नहीं होता, सबके पास मिनिमम बराबर ही टाइम होता है, कम से कम समय में पेपर को सॉल्व करना होता है, फ्री टाइम तो किसी के पास नहीं है पेपर में, मैं भी समझ सकता हूँ। लेकिन अगर आपके लिए जो सही लगे, जैसा भी, मतलब कि अगर आप स्क्वायर निकालना ज्यादा सही लगता है या इस तरह सॉल्व करना सही लगता है, जिसको जो सही लगे, ठीक है। तो 60 का 2 बार गुणा करते कितना बनता जाता, 3600, 3600 को भाग कर देते इससे, तो वो 4 9 36, मतलब 900 आ जाता। तो जो आपको सही लगे, जिस मेथड से आप उस मेथड से सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये आप समझिए कि ये 3 प्रश्न हैं, इनको हमने इस तरह से सॉल्व किया, 1/2 मतलब आधार ऊंचाई फार्मूला भी यूज किया, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर भी यूज हुआ, ठीक है। और भी है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के और भी फार्मूले हैं, ठीक है। यही 2 फार्मूले नहीं जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन ज्यादातर जो सभी लगभग जानते हैं वो ये है।
ये भी जानते हैं फार्मूले, ऐसा नहीं है, लेकिन और भी एक दो फार्मूले हैं कि अगर तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, असमान है, जैसे विषमबाहु त्रिभुज में ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो भी हम समझेंगे। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या है, नहीं समझ में आया या कहीं पर डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। ओके, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको एक एक करके सारी वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।